है, तो हमारी बॉडी जो है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड और एटम्स वही जो आप हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। उन एटम्स और उन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो उन मॉलिक्यूल्स से बनी है, ठीक है। किस तरह से बनी है अभी हम देखते हैं आगे कि केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है उसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ नॉन केमिकल एलिमेंट्स टू कैरी आउट ऑल ऑफ देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ में बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ लाइक केमिकल्स हैं जो आप देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेसिकली, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और जो अदर एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है एक मेन रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बेसिकली वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड भी होते हैं। और बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी भी बनी हुई है, और हम ये आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी इन केमिकल से, इन एलिमेंट्स से बनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो इनिशियली हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सबसे, तो वो क्या है जो एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो वो है एटम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये एटम जब कंबाइन होते हैं, दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है केमिस्ट्री का कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर मॉलिक्यूल में हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि वाटर एक मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल इसलिए है कि वो दो एटम्स से बना हुआ है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है। H2O फार्मूला है इसका, ठीक है। वाटर का फार्मूला आपको पता होगा, H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस तरह की और मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लाइक हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। लाइक जिस तरह हमने बात की कि हम डिस्कस करेंगे अभी दूसरा जो हमारा पार्ट लेक्चर का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से। तो बायोमॉलिक्यूल्स लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड हैं, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो दूसरा पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि एटम्स हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स फिर कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज बेसिकली जो है वो सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जब ये स्मॉल ऑर्गन्स जो ऑर्गेनीली जिसको कहा जाता है, जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेल बन जाता है, ठीक है, सेल। तो यहाँ से ये आपने एटम से ये सेल तक आपने पढ़ा कि एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, और ऑर्गेनेलिज कंबाइन होते हैं तो ये सेल बनाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि बेसिकली जो सेल है तो वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे बना है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ से जब आगे मूव करेंगे ये फिर सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ की तरफ हम जाएंगे। ये सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो फिर वो टिश्यूज बना, हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज से बनी है। लाइक उसमें हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एक जो है वो मस्कुलर हैं, एक जो है वो नर्वस टिश्यूज हैं, और एक कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये चार तरह की जो है हमारी बॉडी बनाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी इससे बनी हुई है। लाइक मसल्स तो आपको पता है कि मसल्स क्या है। नर्वस टिश्यूज के बारे में भी आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स जो नर्वस टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिक, इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज जो है, ये जो कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम है जो बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर या जो आपकी जो ओरल कैविटी या जो इंटरनल जो हालो ऑर्गन्स हैं उनकी जो लाइनिंग है तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो 4 टाइप्स की टिश्यू से बनी है। कौन सी टिश्यूज है, एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा जो है वो क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे नंबर पे जो है वो नर्वस टिश्यूज या न्यूरॉन्स होते हैं, और चौथे नंबर पे जो है वो मसल्स होते हैं यानी कि मस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज है बेसिकली जिससे हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है, ठीक है। अब टिश्यूज किस चीज से बने हुए हैं, टिश्यू सेल से बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड जाएं तो फिर उसके बाद सेल किस चीज से बना हुआ है, सेल ऑर्गेनेल से बना हुआ है, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स किस चीज से बने हुए, तो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स किस चीज से बने, तो वो एटम से बने हुए। तो फिर दोबारा हम केमिकल पॉइंट पे चले जाते हैं, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के ऊपर हम चले जाते हैं। तो
ये बेसिकली हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हम पढ़ते हैं कि वो किस चीज से बने हैं। तो उसके लिए पहले हमने इनिशियली पढ़ा, यहाँ पे ये जो लेवल हमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेल की जब बात आ जाती है, तो पहले सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि सेल्स जब कंबाइन होते हैं, सेल का कम्बिनेशन जब होता है तो आ जाता है। फिर उसके बाद टिश्यू जो है वो जब कंबाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं, तो वो बनाते हैं। लाइक यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हार्ट का, कि हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन होते हैं, तो फिर वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लाइक आपकी बॉडी में अगर आप देखें, ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें, तो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बाद जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर हम एक एक सिस्टम को उठा के देख, लाइक अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन है, लाइक ओरल कैविटी है, उसके बाद इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो ये बेसिकली क्या है, ये उसके ऑर्गन उस सिस्टम के, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें किडनीज जो है वो है, ऑर्गन्स है डिफरेंट, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये किस चीज से बने हुए हैं, ये टिश्यूज से बने हुए हैं। फिर उसके बाद ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर जब जो ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम है या एक्सोक्राइन सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जब कंबाइन होते हैं, तो ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, तो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप देखें, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है, ठीक है। तो ये काफी सारे जो है इसके अंदर क्या है, सिस्टम्स हैं, जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस फिगर के अंदर हमने देखा कि बेसिकली इनिशियली जो है वो बेसिस ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो इनिशियली क्या है, ये केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जो कि डेवलप होती है, तो फिर उसके बाद क्या आ जाती है, सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ आ जाती है, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, ये केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इस वजह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स से बनी है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, और दूसरे तीसरे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। और ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, किस तरह से ये जो मालिक्यूल्स हैं, जो मालिक्यूल्स है, उनका हिस्सा बनते हैं, किस तरह से प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स हैं और जो न्यूक्लिक एसिड है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन देखेंगे ना, तो उसमें भी हमें यही चीजें मिलेंगी। कार्बन होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये हाइड्रोजन और ये होंगी, ठीक है। तो इस वजह से उसको केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। अब जब हम सिल्वर बेसिस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो सिल्वर बेसिस ऑफ लाइफ में हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा सेल हिस्ट्री देखें कि सेल की हिस्ट्री जो है वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि माइन्यूट लेवल पे जब हम माइन्यूट चीजों को स्टडी करते हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हम बगैर माइक्रोस्कोप के वो हमें नजर चीजें नहीं आती। तो वैसे यहाँ पे जो सिल्वर बेसिस ऑफ लाइफ है, उसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, कि हो सकता है आपसे एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाएं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जब सेल डिस्कवर हुआ था, तो वो हुआ था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने जो है वो डिस्कवर किया था 1665 में। बट दैट वाज नॉट एक्चुअली अ लिविंग सेल। वो जो सेल उसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, तो वो एक लिविंग सेल नहीं था। वो एक बटल कॉक जो होता है, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा था, तो उसमें उसको जो ऊपर आपको यहाँ पे ये फिगर नजर आ रहा है, ये जो आपको ऊपर राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो आपको फिगर नजर आ रहा है, जिसमें आपको ये चेम्बर्स नजर आ रहे हैं, जो कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं बेसिकली। तो ये चेम्बर और जो कंपार्टमेंट्स है, ये उसने देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने कहा था, उसने इसको कहा था कि ये सेल्स हैं। पर ये सेल्स नहीं थे, क्योंकि आपको पता है जो काक होता है, तो वो तो खुश्क लकड़ी से बना होता है, तो वो जो उसके सेल्स हैं वो डेड हो चुके थे। लेकिन ये जो कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली ये सेल वाल है। उस सेल का जो सेल वाल है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उस वजह से इसने कहा कि ये सेल्स हैं, और ये बेसिकली डेड सेल्स थे, ठीक है। तो उसने उस टाइम देखे थे इनिशियली। फिर उसके बाद उसके बाद जो लिविंग सेल हैं, जो द फर्स्ट मैन टू विटनेस लाइव सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप हो। सो एंटोन मैन लीवन हो गया, एक एक बंदा था जिसने माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, माइक्रोस्कोप बनाया। फिर उसको माइक्रोस्कोप बनाने के बाद, जब उसने माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद उसको क्यूरियासिटी थी, कि उसने देखा मुख्तलिफ चीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसमें क्या चीज नजर आती है। तो उसने बारिश का पानी करा था, वो उठा के देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। उसने खुद से अपने दांत से जो उसके ऊपर प्लग बन जाता है, वो उठा के देखा माइक्रोस्कोप के अंदर।
तो उसने वहां पे क्या देखा, उसने वहां पे ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, वहां उसने वहां पे लिविंग सेल्स देखी हैं जो कि मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये जो स्केचेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये स्केच नजर आ रहा है आपको, या आपको ये स्केचेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली उस वक्त के वो स्केचेस हैं जो उसने बनाए थे, कि उसने माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह की चीजें देखी, और उस टाइम उसने उसको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। उसने कहा कि ये एनिमल क्यूल्स है, मतलब ये स्मॉल एनिमल्स हैं बेसिकली जो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम उसने बेसिकली बैक्टीरिया देखा था, एलजी और बैक्टीरिया उसने जो है वो देखा था 1674 में। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम सेल की जो डिस्कवरी है, या सेल की जो वो है, वो किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर पर जो है 1674 में फिर एंटोनियो लिवन हुक ने क्या किया, उसने लिविंग सेल के बारे में बताया कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह के एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, एनिमल क्यूल्स हैं, जो कि बिल्कुल, जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो कि मूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि इनिशियली ये कंसेप्ट था कि जो चीजें मूव करती हैं तो उनको एनिमल्स कहा जाता था, ठीक है। पहले जब इतनी डेवलप नहीं हुई थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो दो किस्म के कैटेगरीज थे, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स वो थे जो एक जगह पे स्टेगनेंट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, और वो आपको पता है इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और एनिमल्स जो हैं वो आपको पता है कि वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो उस वजह से उसने कहा, जब उसने उसकी मूवमेंट देखी तो उसने कहा कि ये क्या एनिमल क्यूल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल। हो सकता है आपके एमसीक्यूज में ये भी एक पॉइंट आपको आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लें। सो इनिशियली सेल के बारे में कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिस तरह हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट ने सेल देखा, माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, फिर उसके बाद सेल देखा गया। तो इनिशियली जो सेल के बारे में कंसेप्ट डेवलप हुआ, तो वो फिगर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के कंसेप्ट डेवलप हुआ इनिशियली सेल के बारे में, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे दरमियान में एक स्लॉट नजर आ रहा है, एक पॉइंट नजर आ रहा है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो आपको पे नजर आ रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, मरकज है सेल। फिर उसके बाद इसके न्यूक्लियस के बाहर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो आउटर एक मेम्ब्रेन है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है, इसका भी एक मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और फिर न्यूक्लियस के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। उस बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। लेकिन इनिशियली जो सेल के बारे में कंसेप्ट बना, इनिशियली चूंकि इतने डेवलप्ड नहीं थे हमारी साइंस और हमारे टेक्नोलॉजीज, तो हमने इनिशियली जो साइंस सेल के बारे में कंसेप्ट डेवलप हुआ था, तो ये सामने आपको फिगर नजर आ रहा है, ये चीज डेवलप हुई थी इनिशियली। ये स्केच जो है वो सेल के हुआ था डिजाइन, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सेल को फिर फर्दर जो है वो उसके बारे में थ्योरी हुई, फिर उसके बाद फर्दर उसको पढ़ा, उसको देखा गया। और विद द passage ऑफ टाइम जो है वो टेक्निक्स भी डेवलप होते गए, माइक्रोस्कोप के अंदर भी डेवलपमेंट्स होती गई, जिसकी वजह से हम फिर उन माइन्यूट स्ट्रक्चर्स के अंदर, उन सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी हम वो भी काबिल हम वो भी इसका हम इस काबिल कि हमने उसको भी देखा। सो बेसिकली क्या है कि उसके बाद एक डेवलपमेंट थी, तो वो क्या थी, सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या थी कि सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839 बाय जैकब श्लाइडन एंड ट्यूडर श्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सेल थ्योरी पेश की। इन्होंने सेल के बारे में एक थ्योरी पेश की कि सेल जो है वो बेसिकली जो थ्योरी थी उसके तीन मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। आपको यहाँ पे स्लाइड में नजर आ रहे हैं कि जो थ्योरी थी सेल के बारे में उस टाइम जो 1839 में पेश हुई, तो उसमें तीन पॉइंट्स थे। सबसे पहले पॉइंट ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी में ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं और जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। ये एक बेसिक पॉइंट था इस थ्योरी का। और दूसरा पॉइंट ये था कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो फंडामेंटल यूनिट है, उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो वो बेसिकली क्या है, सेल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, लेकिन उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तो वो क्या है, वो सेल है। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये था कि जितने भी ये सेल राइज होते हैं, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होते हैं, ठीक है, खुद से नहीं बनते ये cells।
ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो डिवाइड होते हैं और उनसे फर्दर जो है वो सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मेन जो है वो थे उस सेल थ्योरी के, जिसमें हमने एक पढ़ा कि सबसे पहला स्टेटमेंट ये था, सबसे पहला पॉइंट ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब के सब जो है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक सेल से बना हुआ है, लाइक बैक्टीरिया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ज्यादा से बने हुए हैं, लाइक जब हमारी बॉडी है, या हम ह्यूमंस हैं, या प्लांट्स हैं, या एनिमल्स हैं, तो वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग हैं सबका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा पॉइंट ये था कि जितने सेल ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज होते हैं, खुद से सेल्स नहीं बनते, ठीक है। सेल होगा वो डिवाइड हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो 2 डिवाइड हो जाएंगे, 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन खुद से कोई सेल नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये राइज होते हैं जितने सेल्स। तो 3 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, ठीक है। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली आज का लेक्चर हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर है कि हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करें। तो हम सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ जब हम उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे तो हम साथ साथ उसकी जो फंक्शंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में एक बात की, जो बेसिकली जो ये काइंडली अपने कैम्स ऑफ कर दे आप लोग, तो सारे आतिफ भी और आप लोग कैम ऑन है। आप लोग आ रही है तो काइंडली अपने कैम ऑफ कर दें। थैंक यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से अगर हम देखें या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एक्सक्रीशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, और ग्रोथ भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, ठीक है। तो ये हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, तो क्योंकि आपको पता है कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एक पार्ट है, एक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो ये जो जितने भी हमने ये प्रोसेस पढ़े हैं, ये उस पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं, सेल पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम सेल के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो सेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, इट इज कंप्राइज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कि फंक्शंस कैरी आउट करते हैं और एसेंशियल फंक्शन कैरी आउट करते हैं। और बेसिकली जो दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसके बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सेल की जब हमने बात की है ना, सेल, तो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और वो जो ऑर्गेनेल्स हैं वो एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो बेसिकली जो ऑर्गेनेल्स हैं तो वो लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। लिविंग जो है वो, या लाइफ जो है उसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आप ओवरऑल एक सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इनिशियल हमने ये सेल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब फर्दर एडवांसमेंट हुई और हमने जो है वो चीजों को ज्यादा क्लोजली देखा, पढ़ा, हमने ये सेल का स्ट्रक्चर जो है वो, यहाँ पे आपको जो एक फिगर नजर आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। ये जो इसके अंदर आपको यहाँ पे रंग बिरंगी चीजें नजर आ रही है, ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, इसके अलावा न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमेटिन यहाँ पे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं सेल के हवाले से, ठीक है। तो ये सेल जो है बेसिकली इसके जो कंपोनेंट्स है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो आप लोग इसको जरा
देखें डिटेल में तो आपको पता चले कि ये जो हम ऑर्गेनेलिज अभी वन बाय वन डिस्कस करें तो वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सेल को देखें तो इसका एक आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा, या ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जिसकी बाउंड्री है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये भी अभी हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली इसको कहा जाता है, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो आपको आउटर मोस्ट बाउंड्री नजर आ रही है जो कि सेल को सेपरेट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं सेल के इनसाइड, जो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज की। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज जो है वो ऑर्गेनेलिज हैं लाइक दे आर टिनी सेल स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन विद इन द सेल। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे भी बताया और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक गाल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, तो बेसिकली क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर इस फिगर में नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं, जो कि हमारी बॉडी के हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं अभी हम पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि सेलुलर एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करते हैं ये जो ऑर्गेनेलिज हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर दी लाइफ, ठीक है। जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए वो क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। जिस तरह के पास मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और बेसिकली वो केमिकल रिएक्शन जो है वो एनर्जी एक्वायर करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एडाप्टेशन के लिए, मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस, तो ये इन पर्पस के लिए होते हैं। तो ये बेसिकली जो सेल्स हैं इसके स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, बेसिकली वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं कि किस तरह से ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने आपको बताया कि सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट्स पैसेज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये सेपरेट करता है, कंपार्टमेंटलाइज करता है सेल को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से, और यही मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है मटेरियल्स को कि वो एनवायरनमेंट से सेल के अंदर चले जाएं या सेल से एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये जो पैसेज होती है मटेरियल्स की, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, ठीक है। इट एड्स इन द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द सेल्स। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है तो ये प्रोटेक्ट भी करता है सेल को, सपोर्ट भी करता है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है इस फिगर में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको गोल्डन कलर में ये मेम्ब्रेन आ रही है आउटसाइड, दिस इज बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जूम करके देखें, यहाँ जिस तरह इन्होंने इसको इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे जूम किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है और एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन चैनल भी हैं, जो मैंने आपको बताया कि चीजें जो है वो मटेरियल्स जो है वो इन आउट मूव करते, वो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू इन आउट मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बने होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, उनका रोल भी होता है, उनका मुख्तलिफ वो होता है, रोल होता है। अच्छा, अगर हम इस मेम्ब्रेन को जरा करीब से देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे दो लेयर्स नजर आ रहे हैं, इसको इस वजह से बाय लेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक लेयर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और ये एक लेयर आपको नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज अ बाय लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। फास्फोलिपिड बायलेयर्स को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसका एक यहाँ पे हेड है और टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये फास्फोलिपिड्स है, ठीक है। इसका जो हेड होता है तो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसका, ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पे इसका हेड नजर आ रहा है, तो ये
और ये जो इसका टेल है तो ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसका हेड जो है वो आउटसाइड होता है और इसका जो टेल होता है वो इनसाइड होता है, क्योंकि वो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो पानी से अपने आप को बचाता है, वाटर से अपने आप को बचाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो इनसाइड होता है और इसका जो हेड होता है तो वो आउटसाइड होता है। तो ये फास्फोलिपिड्स हैं। फास्फोलिपिड्स एक मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर है, बायर लेयर है फास्फोलिपिड्स का। और ये किसी का स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी यहाँ पे कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है। फास्फोलिपिड भी हमने यहाँ पे देखा कि फास्फोलिपिड क्या होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ पार्टिसिपेंट हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अलाउ करेंगे तो फिर वो एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने क्लास के स्टार्ट में बड़ा टाइम वेस्ट किया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, तब जब हम ये कर लेंगे ना, इसे ब्रेक करेंगे, उससे पहले हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्वेश्चंस आपके लेंगे, आप काइंडली अपने क्वेश्चंस नोट कर ले अपने साथ, और हम क्वेश्चंस लेंगे आपका, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल्स व्हाइल इन प्लांट सेल इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एक चीज आप लोग नोट कर लें कि जो हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो ये एनिमल सेल्स के अंदर ये इस तरह होता है कि एनिमल सेल्स के अंदर ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन उसके अलावा जो प्लांट सेल्स हैं, तो प्लांट सेल्स या फंजाई या जो बैक्टीरियल सेल है, तो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है तो वो सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली सेल वॉल जो है वो कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, फंजाई जो है उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल जो है या हमारी बॉडी के सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो ये एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज ओनली लो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को पास होने देता है, और स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इस वजह से इसको सीमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कि सिलेक्टिवली ये चीजों को अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, और सिलेक्टिवली ये चीजों को जो है वो अलाउ नहीं करता। तो इस वजह से इसको सी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है वो सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन हमने बात की, तो सेल मेम्ब्रेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल बना होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हैं, या लिपिड्स भी हैं, या प्रोटीन्स भी हैं, तो इनसे बना होता है। तो जिसमें लिपिड्स जो है वो 20 to 40% होती हैं। डबल लेयर जो हमने पढ़ा, मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो इसमें 20 to 40% जो है वो लिपिड्स होते हैं। और ये एक प्रोटीन्स जो है, तो प्रोटीन्स इसके अंदर जो है वो 60 to 80% होते हैं, ठीक है। और stick to the surface of the lipid bilayer, others free to move around within a layer. Some free moving act as a channel through which molecules can pass, other act like pumps actively pushing molecules from one side of the membrane to the other. तो ये बेसिकली जो है वो क्या है कि बेसिकली जो है वो अगर आप देखें तो प्रोटीन में जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि प्रोटीन चैनल्स बने होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने पढ़ा कि ये जो प्रोटीन्स हैं, समटाइम ये स्टिक मतलब अटैच्ड होते हैं, समटाइम ये फ्रीली मूव करते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि एक्ट करते हैं लाइक पंप्स, वो जो है वो कुछ मुख्तलिफ मटेरियल्स को, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को पुश आउट करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, या तो बैक्टीरियल सेल या जो सेल है तो उससे आउटसाइड जो है वो पुश करते हैं, या सेल के अंदर पुश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली अटैच टू प्रोटीन्स और लिपिड्स एट मेम्ब्रेन सरफेस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ, लिपिड्स के साथ, ठीक है। और मैं एक केमिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स,
ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये बेसिकली केमिकल आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा जो है वो सेल वॉल की हम बात करते हैं तो सेल वॉल बड़ा के जो कुछ प्लांट सेल्स हैं और बैक्टीरियल सेल्स हैं और जो फंजाई हैं तो उसके जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है तो वो सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स के अंदर आपको पता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो cell wall जो है, it is a structure that surrounds cell membrane for protection and support in plants, algae, fungi and some bacteria. It is very porous structure और इसमें वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली पास आउट हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी सब्सटेंसेस भी इजीली इनके अंदर जो है वो पास थ्रू हो सकती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पोरस होता है स्ट्रक्चर और ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये जो सेल वॉल होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये रिजिड होता है, सख्त होता है, तो ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए होता है सेल्स के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और ये जो डिस्टिंक्शन है वो सिर्फ यहाँ के सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरियल सेल के प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स जो है वहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। अब अगर हम इन बाउंड्रीज से अंदर जाएं और सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो इन बाउंड्रीज के बाद यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें सेल का तो वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर में नजर आ रहा है इस फिगर में, दिस इज बेसिकली साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है येलो कलर में तो ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस एरिया बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल सराउंड्स। ये जो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक स्पेस नजर आ रहा है और उसमें आपको येलो कलर में जो आपको यहाँ पे एक सब्सटेंस नजर आ रहा है जेली लाइक सब्सटेंस है तो ये बेसिकली क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और इन साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली जो है वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेल्स के अंदर भी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो उस वजह से जो मेटाबॉलिक या जो वेस्ट वहाँ पे जनरेट होता है तो वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली तो इट इज कम्पोज्ड ऑफ 90% ऑफ वाटर, ठीक है। 90% जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। फिर उसके बाद ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म जिसमें से ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्गेनेल्स जो है वो हम अभी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनेल्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जो सेल के अंदर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें से ये ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं तो उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। हम जब सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल का जो एक मेजर एक पार्ट है, सेल का जो एक मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बेस पे हम कुछ सेल्स की डिफरेंशिएशन भी करते हैं। हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो हम न्यूक्लियस के बेस पे उसको कहा जाता है, कहते हैं कि जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और जिन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता तो उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। लाइक बैक्टीरियल सेल जो है, बैक्टीरिया जो है तो ये एक प्रोकैरियोटिक। और जो नॉर्मल हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं या जो प्लांट्स के सेल्स हैं तो वो क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप फोकस करें कि सेल का जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है तो वो न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली करता है कि ये एक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जो कि सेल के मुख्तलिफ को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है तो ये बेसिकली सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इस न्यूक्लियस पर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में जो इस ब्रेक के बाद। तो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक कोड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये जो है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये सेल्स को करते हैं, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और इट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस जो है वो 31 में जो है वो रिपोर्ट हुआ था और रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने फॉर द फर्स्ट उसको रिपोर्ट किया था।
तो ये भी आप उसको भी नोट कर लें कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस जो है वो कब रिपोर्ट हुआ था और किसने रिपोर्ट किया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो या उसके पार्ट्स देखें तो न्यूक्लियस जो है वो उसका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस का जो है वो एक एनवलप प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। तो न्यूक्लियर एनवलप जो है बेसिकली इट इज टू मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड्स न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको न्यूक्लियर पोर्स भी नजर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस का, जिसमें आपको पोर्स आ रहे हैं यहाँ पे। और ये पोर्स जो है बेसिकली इसके इस पोर्स के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो इन आउट मूव करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान भी वो एक्सचेंज होती रहती है। तो उस प्रोसेस के लिए ये इसके अंदर ये पोर्स बने हुए न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनवलप की हमने बात की कि न्यूक्लियस के जो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस का जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है डार्क पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो है इट इज सेल स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स वेयर राइबोसोम्स आर मेड। ठीक है, राइबोसोम्स जो है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है जो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वहाँ वो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो बनते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स क्या है, पिगमेंट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है और एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो एक ऑर्गेनेली वो है राइबोसोम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है इनको, क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स, और इस वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। राइबोसोम जो है वो बेसिकली आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, जिस तरह हमने पढ़ा के न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स is an organelle in which proteins are made. It is the smallest of the organelles, सब organelles से smallest है। assembled in the nucleus, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियोलस के अंदर assemble होता है। composed of RNA and protein, some attached to membranes while other free in cytoplasm। कुछ राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं, किस तरह अटैच होते हैं वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। और कुछ जो है वो फ्रीली जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्री इन साइटोप्लाज्म जो होते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सेल्स के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो फ्री इन साइटोप्लाज्म जो फ्रीली राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में present होते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स, तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स पर सेल से एक्सपोर्ट आउट होते हैं, सेल से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट आउट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली राइबोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम क्या है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है सेल के अंदर और प्रोटीन्स बनाते हैं ये। और बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं तो ये दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक तो फ्रीली जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और दूसरे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं, या मेम्ब्रेन्स के साथ क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में जिस तरह मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्गी apparatus के बारे में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus में ये भी दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेन्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इनको बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स और शेपर्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus है, तो इनको मैन्युफैक्चरर और शिपर्स कहा जाता है। ठीक है, किस तरह से ये मैन्युफैक्चरर्स और शिपर्स हैं आगे हम बढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द इनसाइड ऑफ द सेल एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता है उससे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्सटेंडेड होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
और ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज स्मूथ एंड द सेकंड इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये दो हमारे पास में है वो इसके टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है जो कि जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं तो उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इनके जो फंक्शंस है वो भी चेंज है। लाइक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो स्टोरेज का काम करता है ज्यादातर, और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक है तो वहाँ पे प्रोटीन की साइंटिस्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो राइबोसोम आपको जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज स्टोरेज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स एंड केमिकल्स कंटेन्स एंजाइम्स फॉर फास्फोलिपिड सिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स स्टोर होते हैं, लाइक फास्फोलिपिड्स वो जो हमने अभी आगे वो स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो वो जो फास्फोलिपिड सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होते हैं। इस तरह और भी फंक्शंस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो एंजाइम्स होते हैं तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और वो बेसिकली क्या करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो एक सेल ऑर्गेनेली है तो वो है गोल्गी apparatus. Organelle that modifies, collects, packages and distribute molecules made at one location of the cell and used at another. तो जिस तरह कि आपको पता है कि सेल के अंदर भी एक एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, तो वो जो मुख्तलिफ वहाँ पे मटेरियल्स वहाँ पे बनते हैं, लाइक वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, उसकी जो मॉडिफिकेशन होती है उसके अंदर जो उसकी पैकेजिंग होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल के अंदर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाते हैं तो वो बेसिकली कौन करता है, वो गाल्गी apparatus करता है। गाल्गी apparatus एक ऑर्गेनेली है जो कि बेसिकली क्या करता है, रिसीव करता है, खुद भी कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो सिंथेसाइज करता है, लेकिन मोस्टली ये क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं और लिपिड्स बन जाते हैं, उनके अंदर जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, उस मॉडिफिकेशंस उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं, उसकी जो मैच्योरेशन होती है तो वो कहाँ पे होती है, गाल्गी apparatus के अंदर होती है। फिर उसके बाद ये उसको मॉडिफाई करके तो उसको पैक कर देता है, पैकेजेस कर लेता है, उसको वेसिकल्स में पैक कर लेता है, फिर उसके बाद उसको रिलीज करता है, और वो जाके दूसरी साइड पे जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे वो यूज होते हैं। ठीक है, न्यूली मेड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीपैकेज एंड शिप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका एक फंक्शन है कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो वो उसकी रीपैकेजिंग होती है और वो शिप हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन्स मॉडिफिकेशन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, प्रोटीन्स के अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन्स जो बन जाते हैं तो उसके अंदर फिर बाद में मॉडिफिकेशंस होती हैं, और या ग्लाइकोलिपिड्स की जो फॉर्मेशन है तो वो भी गल्जी apparatus के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रहा है कि ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया, उसके साथ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस तरह से अटैच्ड है, एक नेटवर्क है इसका, और ये एक्सटेंडेड है टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कंसिडर करें कि यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे ये जो आपको डार्ट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच्ड हैं, और बेसिकली राइबोसोम्स अगर अटैच्ड हैं तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स हैं हमने पढ़ा, ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच्ड है, और एक जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड हैं, जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। ठीक है। गाल्जी अपरेटस जो है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है, रीपैकेजिंग करता है और रिलीज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसको रिसीव करता है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं उनको ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद दोबारा इसकी रीपैकेजिंग करता है सिक्योरिटी वेसिकल्स के फॉर्म में, और इनको रिलीज करता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स गाल्गी apparatus के काम है कि वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है और रीपैकेजिंग करता है। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स की पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के फॉर्म में, और ये यहाँ पे आ जाते हैं गाल्गी apparatus, इसको रिसीव करता है गाल्गी apparatus, इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करता है, और फिर उसके बाद दोबारा से वेसिकल्स के फॉर्म में इसको रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से एक मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर के गाल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इनका काम क्या है कि ये मैन्युफैक्चरर्स और shippers, जो है वो काम करते हैं। यानी कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का मतलब यह है कि वहाँ पे प्रोटीन्स और लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं तो वो लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम्स को क्लीनअप क्रियूज कहा जाता है, और लाइसोसोम्स जो है बेसिकली तो उनको क्रियूज कहा जाता है, ये क्लीन करते हैं, इस वजह से इसको क्लीनअप क्रियूज कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो है इट इज एन ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स केमिकल्स एंड एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिंग सर्टेन मटेरियल्स इन द सेल। लाइसोसोम जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये एक ऑर्गेनेली, इसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। डाइजेस्ट करते हैं उसको, जो है वो डिग्रेड करते हैं। ठीक है। तो नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स, लाइसोसोम जो है प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। It removes the junk organelles that have outlived their usefulness that might accumulate and clutter the cell. Can fuse with the vacuoles to digest food or worm cells parts. ये जो लाइसोसोम्स हैं, तो ये एक तो ये है कि जो ऑर्गेनेल्स आउटलाइव होते हैं, जो पुराने ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ये रिमूव करते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर वो डाइजेशन नहीं होगी तो सेल में इकट्ठे हो जाएंगे, और इस वजह से उनकी डाइजेशन होती है, लाइसोसोम उसकी डाइजेशन करता है। इसके अलावा जो है वो ये जो लाइसोसोम्स हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, या इसके अलावा जो वर्म सेल्स या जो बैक्टीरियल सेल्स जो हम हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर होता है, तो उसके साथ ये फ्यूज कर जाते हैं, और उनको भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको भी ये डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है। तो ये काम है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम जो कि बेसिकली इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन एंजाइम के जो स्टोरेज बॉडी है जिसमें एंजाइम स्टोर होते हैं, उनको लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है। वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स, तो वैक्यूल प्लास्टिड जो है ये भी ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, तो इनको स्टोरेज टैंक्स कहा जाता है। ठीक है। वैक्यूल्स को और प्लास्टिड को क्या कहा जाता है, स्टोरेज टैंक्स। तो वैक्यूल जो है ऑर्गेनेली दैट स्टोर्स मटेरियल सच एज वाटर, साल्ट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वैक्यूल जो है मोस्टली ये फूड को स्टोर करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है, लाइक वाटर है, साल्ट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है उनको स्टोर करता है। This stores food, fluid, waste products. Plants have a large central vacuole for water storage. Unicellular animals can use contractile vacuoles for the movement. तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वैक्यूल्स को यूज करते हैं एज अ स्टोरेज, एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिसे स्टोर किया जाता है, स्टोर करते हैं बेसिकली वाटर को, इसके अलावा जो फूड मटेरियल्स को, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा जो प्रोटीन है, साल्ट्स हैं, उनको स्टोर करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक सेल से बने हुए हैं ऑर्गेनिजम्स, वो कंडक्टाइल वैक्यूल्स को यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वो यूज करते हैं इन वैक्यूल्स को। अदरवाइज स्टोरेज बॉडीज हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर वो वाटर को स्टोर करते हैं, और जो है वो वैक्यूल ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और प्लास्टिड जो है
प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल्स ऑर्गेनेली है एक इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ द फूड एंड पिगमेंट्स। प्लास्टिड जो है ये भी एक स्टोरेज बॉडी है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली फूड को और मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स को ये क्या करता है, स्टोर करता है। इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स लाइक क्लोरोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली प्लास्टिड जो है प्लांट स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिकली प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर ये नहीं पाया जाता, एनिमल सेल्स के अंदर ये पाया नहीं जाता। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में एक हमारे पास जो सेल्स साइटोस्केलेटन की हम बात करते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है बेसिकली। आप देखते हैं कि सेल का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सेल का जो डिफाइंड स्ट्रक्चर है तो ये बेसिकली जो है वो किसकी वजह से है, इस साइटोस्केलेटन की वजह से, ठीक है। राउंड है या जो भी उसका शेप है, ओल है या जो शेप है सेल का, तो वो बेसिकली साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। इस तरह आप देखते हैं ना हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल को देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक बॉडी होती है। वो जो बॉडी होती है ना, तो बेसिकली वो लाइक हम अगर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है। इस तरह सेल का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होता है, तो उसके अंदर भी कोई एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली जिसकी वजह से उसका वो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जो है सेल का, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द सेल कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ द फिलामेंट्स एंड फाइबर्स दैट सपोर्ट्स सेल स्ट्रक्चर एंड ड्राइव सेल मूवमेंट, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ये वैरायटी ऑफ फिलामेंट से बना होता है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के फिलामेंट से बना होता है। लाइक हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, माइक्रो फिलामेंट्स हैं, इनसे बना होता है। और ये बेसिकली इसका मेन रोल क्या है, इनका इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं और सेल की जो मूवमेंट है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक हमने पढ़ा कि यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिलामेंट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो दे आर hollow tubes made of the protein support move organelles through cells, a role in cell division by forming the centrioles, animals and eukaryotic cells but not in plants। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स हैं जो कि सॉलिड फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये मूवमेंट और सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे आप साइटोस्केलेटन सेल का देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर और ये नीचे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इनसाइड आपको यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर नजर, ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहे हैं या जो आपको ये ग्रीन के जो नजर आ रहे हैं फिलामेंट्स, तो ये बेसिकली क्या है, ये सेल का साइटोस्केलेटन है, ठीक है। ये सेल का साइटोस्केलेटन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं ये गोल्डन कलर में है, फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो एक्टिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली कंबाइंडली ये तीन चीजें, वो तीन चार मुख्तलिफ किस्म के फिलामेंट्स और फाइबर्स जो होते हैं, तो ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अगर आप देखिए, अगर इसके अंदर ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कंप्रेस कर जाएगा, ये मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसका साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, दूसरे से डिस्टेंस पे पड़े हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हमने डिस्कस किए हैं, और हम डिस्कस करते हैं तो सेल डिवीजन, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि सेल डिवाइड करता है, सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है और सेल खुद से जो है वो नहीं बनता। तो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिसमें डिवाइड होकर दो सेल्स बनते हैं। तो उसमें सेल डिवीजन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रियोल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली सेंट्रियोल्स जो है तो ये एनिमल और फंजाई सेल्स के अंदर पाया जाता है और प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता सेंट्रियोल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक बंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ट्यूबुलर बंडल है। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बंडल्स में के शक्ल में अरेंज हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेंट्रियोल्स है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के डिवीजन के अंदर उसका जो है वो रोल होता है, ठीक है। हमने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उसमें हमने सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी उसके बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो भी हमने डिस्कस किए, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ किस्म के जो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर थे, सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा जो न्यूक्लियस हैं, गाल्जी अपैरेटस हैं, गाल्जी बॉडीज हैं,
इसके अलावा राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म भी पढ़ा, स्केलेटन भी पढ़ा, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा। तो ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। अब उसमें से हमने कुछ चीज़ की कि वो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। उनको दोबारा से रिमाइंड करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल के अंदर डिफरेंस, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि ऊपर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रक्चर्स हमने सारे आपके माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल जो है उसके इर्द गिर्द जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पॉइंट क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल के साथ साथ सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल में और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है यहाँ पे कि इट हैज प्लास्टिड, इसके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, जो कि हमने अभी प्रीवियसली भी डिस्कस किया, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई प्लास्टिड नहीं पाया जाता। इट हैज लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल के अंदर जो है एक लार्ज जो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं इट हैज स्मॉल वैक्यूल्स, मल्टीपल वैक्यूल्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो है वो क्या है, वैक्यूल स्टोरेज बॉडीज हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं बेसिकली, जिसमें फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं सेल्स। तो वो देख रहे हैं हम कि प्लांट्स के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसमें मोस्टली वो वाटर को स्टोर करता है, में वो कार्बोहाइड्रेट, साल्ट्स, वाटर और मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करते हैं। हमने पढ़ा कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर है, अभी हम डिस्कस किया कि ये जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है सेंट्रियोल, और एनिमल्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस जो है मोस्टली टर्मिनली प्रेजेंट होता है, मतलब सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। और न्यूक्लियस जो एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस कुछ हमने डिस्कस भी किए हैं प्रीवियसली जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनेल्स को, लेकिन यहाँ पे हम उसको दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक जो हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है सेल्स के अंदर, हम सेल की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम दो तरह के सेल्स डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और आपको राइट साइड पे जो सेल नजर आ रहा है तो वो यूकैरियोटिक सेल है। और डिफरेंस भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, उसका जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे ओपन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे उसके अंदर उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें यूकैरियोटिक सेल में, तो उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का, कि प्रोकैरियोटिक सेल उसको इस वजह से कहा जाता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इसको यूकैरियोट इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलर स्ट्रक्चर है, और आपको स्मॉल यहाँ पे और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिलाई जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो कि बेसिकली लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे स्मॉल जो है वो स्ट्रक्चर तो नजर आ रहे होंगे, लेकिन फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो एक मेन डिफरेंस है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, तो वो ये है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, या जो सेंट्रियोल्स, और जो हमने नीचे डिस्कस की गल्जी गल्जी बॉडीज हैं, यहाँ पे वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, और दूसरे तीसरे जो है वो ऑर्गेनेलीज है। तो ये ऑर्गेनेलीज आपको यहाँ पे इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सिंपल सेल होता है, सिमिलर सेल होता है, और ये जो है वो इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और जो यूकैरियोटिक सेल है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेल होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स भी हैं और न्यूक्लियस भी हैं और सब चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल।
सेल का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे, प्लांट्स एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो किया गया है इस फिगर के अंदर, आप देख सकते हैं। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। हमने सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी हमने डिस्कस किया कि किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स वगैरह सब हमने चीजें डिस्कस की हैं। तो आपको अभी आइडिया हो चुका होगा कि इस क्लास के एंड में कि भाई सेल जो है वो किस तरह से और किन चीजों से बना होता है, और इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल, द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। हमने लाइफ के बारे में पढ़ा, हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो